welcome to Rankage, and I'm your economics teacher Vinita Devedi, and today we're going to study about the most important chapter, that is demand. ओके, लास्ट टाइम हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी पर्सपेक्टिव से, एंड अगेन डिमांड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? अच्छा, डिमांड का मतलब क्या होता है? डिमांड मतलब हम अपने घर में मम्मी पापा से डिमांड करते हैं ना, मम्मा ये चाहिए, पापा वो चाहिए, है ना? तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिमांड करना। अच्छा, नाउ मीनिंग क्या होता है? When a consumer is willing, मतलब उसकी इच्छा है ना? willing मतलब इच्छा, and able to purchase a fixed quantity. Okay, when a consumer is willing and able to purchase a fixed quantity of a commodity at various prices in market during a given period of time. इसका मतलब क्या हुआ? एक कंज्यूमर है जो कंज्यूम करता है चीजें, राइट? तो अगर हमारी इच्छा है कुछ लेने की और हमारे पास पैसे भी हैं, हमारी इच्छा है और हमारे पास पैसे नहीं, तो क्या हम वो प्रोडक्ट ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, राइट? तो एक तो विलिंग होनी चाहिए वो प्रोडक्ट लेने के लिए और पैसे होने चाहिए, राइट? तो परचेज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। एक आपको पता रहता है कि हाँ मुझे अगर कुछ कपड़े लेने हैं तो मुझे एक कपड़े लेने हैं, दो कपड़े लेने हैं, ये आप क्या क्लियर होता है माइंड में, राइट? तो एट वेरियस प्राइजेस इन मार्केट, अब हर कपड़े अलग अलग रेट के आते हैं, हर सीजन में अलग अलग स्टाइल के आते हैं, राइट? तो इसका एग्जांपल हम ये देख सकते हैं कि कंज्यूमर डिमांड्स 2 kg ऑफ व्हीट इन अ मंथ ₹20 पर kg। एक महीने में, एक ड्यूरेशन में, एक दिन में नहीं, एक ड्यूरेशन में हम क्या कर रहे हैं? एक महीने में 2 kg हम लोग क्या ले रहे हैं? व्हीट ले रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। कितने रुपीज में? ₹20। क्लियर है? तो डिमांड इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, डिमांड कभी रुकती नहीं है, इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट। सेकेंड, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड से मतलब क्या है यहाँ बेटा? आपने घर बैठे बैठे सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए, राइट? तो वो भी एक डिमांड है। आप डिमांड क्रिएट कर रहे हो बाय जस्ट थिंकिंग, है ना? तो इफेक्टिव डिमांड मतलब आपने सोच भी लिया कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो भी क्या इफेक्टिव डिमांड है। नाउ डिमांड बेटा 2 टाइप की होती है, पहला इंडिविजुअल डिमांड, दूसरा मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल मतलब एक अकेला, when a single individual is willing to purchase a fixed quantity of a commodity at various prices called individual demand। ठीक है? जब एक इंडिविजुअल सोचता है कि मुझे कुछ चीज खरीदनी है, इतने प्राइस में खरीदनी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। एक पर्सन की डिमांड है, मेरी अकेले की डिमांड है। बट अगर मैं मार्केट डिमांड की बात करूं तो क्या बोले? सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड, सब एक एक की डिमांड को मिला के जो डिमांड बढ़ती है इन द मार्केट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। इसका बेस्ट एग्जांपल है रेनी सीजन में। आप क्या देखते हो? बारिश हो रही है, क्या सिर्फ मैं अकेले डिमांड करूंगी रेनकोट की, अम्ब्रेला की? नहीं, सब लोग, मार्केट में जितने भी लोग हैं सबकी डिमांड है कि अम्ब्रेला खरीदना है ना? तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? मार्केट डिमांड। जब एक कमोडिटी के लिए सब लोग डिमांड कर रहे हों, है ना? तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। टीवी सिर्फ आपको तो खरीदनी नहीं है ना? ओके, स्केड्यूलर ग्राफ से समझते हैं इस चीज को हम। प्राइस 2, एक डिमांड, 20 डिमांड, सीरीज डिमांड मतलब एक प्रोडक्ट है, कोई दूसरा प्रोडक्ट, मतलब सॉरी, कोई एक इंडिविजुअल है, कोई दूसरा इंडिविजुअल है, कोई तीसरा इंडिविजुअल है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कर रहा है, राइट? यहाँ पे हमारी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड इज एग्रीगेशन ऑफ डिमांड, करेक्ट? नाउ जब प्राइस 2 थी उस कमोडिटी की, कोई कमोडिटी है जिसकी प्राइस क्या है? 2, तो हम कितना क्वांटिटी ले रहे हैं? 4। बट जैसे ही उन्होंने प्राइस बढ़ा दी तो हमने क्या किया बेटा? कमोडिटी हमने और कम लेना स्टार्ट करी, है ना? अब मान लीजिए 100 रुपीज का कुछ सामान आ रहा है, मैं उसको 100 रुपीज में खरीद रही हूँ और उन्होंने एकदम से प्राइस बढ़ा दी 200, तो क्या अभी भी मैं उस कमोडिटी को लूंगी और उतने ही क्वांटिटी में लूंगी? नहीं, है ना? तो आपने लॉ ऑफ डिमांड पहले भी पढ़ा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? जैसे ही प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड क्या होगी बेटा? ऑटोमेटिकली फॉल होगी, गिरेगी, कम होगी, है ना? 6 कर दी और प्राइस बढ़ा दी तो मैं क्या करूंगी? और कम लूंगी, है ना? अब दूसरा क्या है? 20 डिमांड क्या है? अगेन 2, प्राइस क्या है? 2 है, डिमांड हम कितनी कर रहे थे? 5। जैसे ही प्राइस बढ़ी हमारी डिमांड क्या हो गई बेटा? कम हो गई, और प्राइस बढ़ी तो और कम हो गई। सिमिलर फॉर सीज डिमांड, करेक्ट है? अब इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा ये हमारी इंडिविजुअल डिमांड्स है, इंडिविजुअल डिमांड है सबकी। इन सबको प्लस करने पे हमारी मार्केट डिमांड बढ़ती है। A + B + C, 4 + 5 + 6 = 15, दैट्स कॉल्ड आर मार्केट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड। क्लियर है? बाय ग्राफ समझते हैं हम लोग। ये है हमारा एज डिमांड के लिए,
पहले हमारी प्राइस बेटा कितनी थी? ओके, प्राइस 2 एंड डिमांड 4। पहले हमारी प्राइस कितनी थी? इतनी। उस पे हम कितना क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे? 2 प्राइस थी, तब जाके हम 4 क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे। बट जैसे ही उन्होंने प्राइस बढ़ा दी, क्या कर दी? 4 कर दी उन्होंने प्राइस। 2 से 4 उन्होंने प्राइस बढ़े, तुम्हारी क्वांटिटी क्या होगी बेटा? कम होगी। सी, तो हमारा जो स्लोप होता है डिमांड कर्व का वो हमेशा डाउनवर्ड होता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। क्लियर है? सिमिलरली फॉर दिस एंड सिमिलरली फॉर दिस। ओके, नाउ व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन shows the relationship between the demand for a commodity and various factor affecting it. ठीक है, हम किसी भी चीज की डिमांड करते हैं मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल कपड़ों की डिमांड कर रहे हैं। अब सिर्फ हमारी इनकम से ही वो डिमांड होगी क्या अफेक्ट? कि हमारे पास पैसे कम है, ज्यादा है, तो ही हम उसकी डिमांड करेंगे या कम करेंगे डिमांड? नहीं, अदर फैक्टर्स भी है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाय पीती हूँ, ठीक है, तो अब मेरी इनकम बढ़े या कम हो, मैं तो चाय पीऊंगी, मैं तो खरीदूंगी चाय पत्ती। बट अगर वहीं पे मैं बोलूँ कॉफी भी है उसका सब्स्टिट्यूट, है ना, तो चाय अगर महंगी होगी तो क्या मैं कॉफी पे शिफ्ट नहीं करूंगी? डेफिनेटली करूंगी, राइट? तो बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी हैं अदर देन ओन प्राइस प्रोडक्ट की, जो हमारी डिमांड को क्या करते हैं बेटा? अफेक्ट करते हैं। उसी रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं? डिमांड फंक्शन। ओके, the relationship between the consumer's optimum choice of the quantity of a good and its price is very important, and this relation is called demand function. Clear है जो अभी मैंने समझाया आपको? Okay, there are only 3 consumers X, Y and Z in a market and their demand function are given as. ये एक हमारा न्यूमेरिकल है जो हमको करना है सॉल्व। लेट्स सी, क्वांटिटी ऑफ X, कितना हम X कमोडिटी है उसका हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं? 30, Y के लिए 40 एंड Z के लिए 50। ओके, ये P क्या है हमारा बेटा? यहाँ पे प्राइस है। फ्रॉम द गिवन इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन डिटरमाइन द मार्केट डिमांड फंक्शन, ऑल्सो कैलकुलेट द मार्केट डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 10 पर यूनिट। ये इंडिविजुअल डिमांड है, ये इंडिविजुअल डिमांड है, ये, और हमको क्या निकालना है? इसका मार्केट डिमांड। प्राइस हमें यहाँ बता दी है कितनी है बेटा? 10। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 30 माइनस 2 इंटू 10, 10 इज आर प्राइस। ओके, 40 माइनस 3 इंटू 10, 50 माइनस 4 इंटू 10, क्या होगा यहाँ पे? इन सबको आप प्लस करिए, कितना होगा? 120। क्लियर है? इन सबको प्लस करने पे कितना आएगा बेटा? 120 माइनस 2 इंटू 10, 20, 3 इंटू 10, 30 एंड 4 इंटू 10, 40। टोटल आपका कितना हुआ? 90, राइट? अब इसको माइनस करने पे क्या मिलेगा आपको? 30। कितना मिलेगा? 30। तो हमारी एग्रीगेट डिमांड जो हमारी क्या बन रही है बेटा यहाँ पे? 30। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? नाउ स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, मैंने अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताया था कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व क्या होता है? हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है उसकी, है ना? ओके, ये आपका प्राइस है, ये आपका क्वांटिटी है। स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व आपका क्या होगा? या तो कॉन्वेक्स होगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी। ये क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। जैसे ही आपकी प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी क्या होगी बेटा? कम होगी, है ना, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, price of a given commodity, price of related goods, income of consumer, taste and preference. Determinants of market demand, price of given commodity, price of related goods, income of consumer, taste and preference. मैंने क्या बोला कि एक कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे खुद की प्राइस, एक कपड़े अगर मान लीजिए चाय पत्ती पहले मुझे 10 रुपए की मिल रही थी, अब मुझे 30 रुपए की मिल रही है, तो मैं क्या करूंगी? उसकी डिमांड कम कर दूंगी, है ना? उसकी डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। दूसरा फैक्टर क्या है बेटा यहाँ पे? टेस्ट। पहले मैं जो मैगी पहले मान लीजिए मैगी की जगह मैजिक मसाला आता है 5 रुपीज का, है ना, उसका टेस्ट पहले बहुत अच्छा था, बट अब वो टेस्ट नहीं दे पा रहा है उतना अच्छा, तो मैं क्या करूंगी? उसकी डिमांड कम कर दूंगी, ऑफ कोर्स। सो बिकॉज ऑफ टेस्ट ऑल्सो मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगी। नाउ प्रेफरेंस, टी एंड कॉफी।
अब टी मुझे महंगी लग रही है, कॉफी मुझे सस्ती लग रही है, तो मैं कॉफी का कंजम्पशन बढ़ा दूंगी और डिमांड का क्या करूंगी, कम कर दूंगी। क्लियर है? सेम फॉर दी मार्केट डिमांड। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। कोई भी कमोडिटी की डिमांड कैसे अफेक्ट होती है उसके अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया, अब हम पढ़ेंगे इसको। पीएक्स, प्राइस ऑफ एक्स, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि खुद की प्राइस, अगर खुद की प्राइस ही कमोडिटी की बढ़ गई तो आप उसकी डिमांड क्या करोगे, कम कर दोगे। तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर है? लॉ ऑफ डिमांड, लाइक आई सेड, इट स्टेट दैट अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट, सारे फैक्टर्स जितने भी हमारी डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं वो कांस्टेंट है। व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस देन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? वाइस वर्सा मतलब अपोजिट, जैसा अभी हो रहा है उसका एकदम अपोजिट, है ना। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, मेरे खुद के मतलब कोई भी कमोडिटी है, चिप्स, एक चिप्स जो आप हमेशा से खा रहे थे वो पहले 5 रुपए का आता था, ठीक है। अब हम सिर्फ किसकी बात करें, कौन से फैक्टर की बात करें, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। अब उसी की अगर प्राइस बढ़ रही है, 10 रुपए हो रही है, तो मैं कम कर दूंगी खाना। नॉट बिकॉज कि अदर कोई चिप्स मार्केट में आ गया, उसका टेस्ट अच्छा है, उसके वजह से मैं इसका कंजप्शन कम कर रही हूँ। नो, बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस, उसकी प्राइस बढ़ गई इसलिए मैं कंजप्शन कम कर रही हूँ। डाउन। सेटिरस पेरिबस, इसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट। ये हमारे 12th में आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी हम बोलते हैं कि अदर फैक्टर कांस्टेंट है, उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक वर्ड से, सेटिरस पेरिबस। क्लियर है? इसको रट लेना आप लोग। लॉ ऑफ डिमांड इज अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। ओके, स्केड्यूल एंड डायग्राम देखेंगे अब हम इसका। प्राइस एंड डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी, ये हमारा ग्राफ है, ये हमारी प्राइस है बेटा, ये हमारा डिमांड, क्वांटिटी डिमांड, हम कितनी क्वांटिटी खरीदेंगे, पहले एक चिप्स खरीद रहे थे, फिर 2, फिर 3, है ना। ओके, जब प्राइस 2 थी, जब प्राइस क्या थी, 2 थी, तो आप कितनी क्वांटिटी खरीद रहे थे उस चिप्स की, आप 20 क्वांटिटी खरीद रहे थे उस चिप्स की, है ना। ओके, प्राइस उन्होंने बढ़ा दी, 3 कर दी 2 से, तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप उस क्वांटिटी उस कमोडिटी को और कम खरीदोगे, कम बाय करोगे, दैट इज 18 क्या आएगा यहाँ पे, है ना। आपकी प्राइस बढ़ी तो आपकी क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम हो गई। नाउ 4 और प्राइस बढ़ा दी, 3 से क्या कर दिया बेटा, 4 हो गए, और तो आपकी क्वांटिटी और क्या कर जाएगी, गिर जाएगी, और कम डिमांड करोगे आप, 16, है ना। तो यहाँ पे आपकी 4 हुई, यहाँ पे 16 क्वांटिटी हो रही है। तो आपका जो स्लोप बनेगा डिमांड कर्व का, वो क्या हो गया बेटा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये डाउन जा रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। सो डिमांड कर्व आपका हमेशा जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इसका जो एमसीक्यू है वो आया है, इसका जो क्वेश्चन है वो आया है और हमेशा आता है, इवन बोर्ड्स में, इवन सीयूटी में। तो ये आप ध्यान रखना, डिमांड कर्व का क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है ऑलवेज। नाउ प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स। अदर रिलेटेड गुड्स आर ऑफ 2 टाइप, ठीक है। 2 टाइप के गुड्स होते हैं मार्केट में, एक जिसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूट, एक दूसरा जो होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अदर। मतलब किसी का रिप्लेसमेंट हो सकता है ना। आपके स्कूल में साइंस की टीचर हैं, अगर वो छुट्टी पे चली गई तो क्या दूसरी साइंस की टीचर नहीं आ सकती, आ सकती है। तो उनकी जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया, उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्लियर है? तो हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, उनको रिप्लेस करना। टी एंड कॉफी बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको दिया था, कि अगर चाय की प्राइस बढ़ रही है तो मैं ऑफकोर्स चाय का कंजप्शन कम कर दूंगी, क्योंकि एज कंपेयर टू टी एंड कॉफी मुझे कॉफी ज्यादा चीपर लगेगी। ओके, सो दैट्स कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। दूसरा, प्राइस बढ़ेगी टी की, डिमांड कॉफी की क्या हो जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। प्राइस टी की बढ़ी, डिमांड टी की कम हुई, और डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, कॉफी की। क्लियर है? डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनका, क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। मतलब टी की प्राइस बढ़ने से कॉफी की डिमांड बढ़ती है, दोनों साथ में बढ़ रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट रिलेशनशिप। नाउ सब्स्टिट्यूट इफेक्ट इज पॉजिटिव, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब इसकी प्राइस जितनी गिरती जाएगी, इसकी कॉफी की डिमांड भी कम होती जाएगी, और जैसे ही प्राइस टी की बढ़ती जाएगी, वैसे ही टी की तो डिमांड कम होगी, बट कॉफी की क्या होगी उसके साथ,
उसके साथ बढ़ेगी, इसलिए क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। नाउ दीज गुड्स आर हाईली कॉम्पिटिटिव गुड्स, बहुत ज्यादा हाईली कॉम्पिटिटिव गुड्स होते हैं। हम लोग पेप्सी पी रहे हैं, उसका टेस्ट खराब हो गया या उसकी प्राइस बढ़ी तो हम कोक में शिफ्ट हो जाएंगे, है ना। सेकेंड होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, जो हम साथ में लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब हम पेट्रोल भरवाते हैं कार में, अगर कार महंगी हो गई तो हम कार खरीदना बंद कर देंगे, बाइक महंगी हो गई तो बाइक खरीदना कम कर देंगे, है ना। तो जब हम बाइक ही नहीं होगी, हमारे पास कार ही नहीं होगी, तो हम पेट्रोल का करेंगे क्या, हम पेट्रोल क्यों खरीदेंगे, राइट। तो इसकी तो डिमांड गई, कार और बाइक की डिमांड गई, साथ में पेट्रोल की भी डिमांड गई। अब जैसे आप देख रहे होंगे अभी वॉर चल रहे हैं ईरान के, सबको पता है, राइट। तो अब हमारे जो पेट्रोल है वो क्या हो रहा है, बहुत महंगा हो रहा है। अब पेट्रोल अगर महंगा होते रहेगा तो हम बाइक का, स्कूटी का, कार का कंजप्शन क्या करेंगे, कम करेंगे। हम सोचेंगे इलेक्ट्रिक ले लेते हैं, तो पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने से उसका तो डिमांड जाएगा, साथ में कार और बाइक का भी डिमांड जाएगा। मतलब ये क्या है, साथ साथ में कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव जॉइंटली डिमांड। भाई पेट्रोल खरीदूंगी तो क्यों खरीदूंगी मैं, क्योंकि मुझे कार चलानी है, स्कूटी चलानी है, बाइक चलानी है, तो जॉइंटली डिमांड है। अगर पेट्रोल मान लीजिए कम हो रहा है तो मैं गाड़ी खरीदूंगी, क्या पेट्रोल तो कम हो रहा है, घूमने के लिए कार चाहिए, तो कार की डिमांड भी बढ़ जाएगी और पेट्रोल की भी डिमांड बढ़ जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ पेट्रोल का प्राइस कम हो रहा है। क्लियर है, ओके। पेन, इंक, अगर पेन की डिमांड बढ़ रही है, मान लीजिए पेन का प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। पहले मैं जो पेन ले रही थी ना, वो मुझे 15 रुपए का मिल रहा था, 15 रुपए का मिल रहा था, बट अब जो वो पेन है वो 10 रुपए का मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगी, पेन की जो डिमांड है उसको बढ़ा दूंगी। अब पेन की जब डिमांड बढ़ेगी तो भाई मुझे उसके साथ इंक भी चाहिए, करेक्ट है, तो मैं इंक की भी डिमांड बढ़ा दूंगी। तो ये क्या हुआ बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हुआ, जॉइंटली डिमांड हुई कि इंक की डिमांड भी बढ़ रही है और पेन की डिमांड भी बढ़ रही है, जस्ट बिकॉज पेन की प्राइस कम हुई। क्लियर है, ओके। पेट्रोल, कार एग्जाम्पल हो गए। एक्सप्लेनेशन, इफ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी इंक्रीजेस देन द डिमांड फॉर अदर कमोडिटी डिक्रीजेस एज वाइस वर्सा। ओके, प्राइस पेट्रोल की क्या हुई बेटा, बढ़ी, तो डिमांड कार की क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। प्राइस पेट्रोल की कम हुई तो डिमांड क्या हो गई बेटा, यहाँ पे कार की बढ़ गई, जैसा मैंने भी ऊपर आपको समझाया था। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट आपको। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, है ना, वी विल सॉल्व इट। नाउ व्हाट इज क्रॉस डिमांड? क्रॉस डिमांड refers to the relationship between the demand of a given commodity and the price of related commodities, other thing remaining constant or same या फिर constant। क्रॉस डिमांड क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या होता है क्रॉस डिमांड का, रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड ऑफ अ गिवन कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी। ठीक है, कॉफी और चाय के एग्जांपल आप ले सकते हो इसमें। क्रॉस डिमांड कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। क्रॉस डिमांड इज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्रॉस डिमांड क्या होती है बेटा, पॉजिटिव होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स में। क्यों? क्योंकि अगर टी का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कॉफी में शिफ्ट हो जाऊंगी, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव है। एज डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी वेरीज डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। मतलब जो कमोडिटी की डिमांड है वो किस पे वेरी करती है, किस पे रिलाई करती है, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। टी की प्राइस बढ़ेगी, टी की प्राइस बढ़ेगी, बढ़ रही है, उसकी प्राइस की वजह से कॉफी की डिमांड बढ़ रही है। तो क्या है यहाँ पे, डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी डायरेक्टली विद द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड। क्लियर है ये चीज, ओके। क्रॉस डिमांड इज नेगेटिव। क्रॉस डिमांड हमारी कब नेगेटिव होती है, जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज डिमांड फॉर द गिवन कमोडिटी वेरीज इनवर्सली विद द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जो मैंने अभी आपको समझाया था कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से मेरी जो डिमांड पेट्रोल के लिए वो भी कम होगी और कार के लिए भी कम होगी। क्लियर है। वाई मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स में, आपने पढ़ा है 12th में। वाई हमेशा क्या डिनोट करता है, इनकम ऑफ कंज्यूमर या नेशनल इनकम। क्लियर है। इफेक्ट्स इनकम, डिमांड एंड नेचर ऑफ कमोडिटी। आने वाली स्लाइड्स में वी विल डिस्कस कि नेसेसरी गुड्स क्या होते हैं, नॉर्मल लग्जरी गुड्स क्या होते हैं, इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं। क्लियर है। अच्छा, इनकम हमारी यहाँ पे क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है,
डिमांड हमारी कांस्टेंट है किसके लिए, नेसेसरी गुड्स के लिए। नेसेसरी गुड्स क्या होते हैं, जो हम चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस गिरे हम यूज करेंगे ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोलगेट, ब्रश, सॉल्ट नेसेसरी है, वो तो हम हमेशा यूज करेंगे चाहे कितनी भी प्राइस बढ़ जाए। क्लियर है, तो हमारी जो इसकी डिमांड है वो कांस्टेंट रहेगी, भले ही हमारी इनकम बढ़े भले ही उसकी प्राइस बढ़े। नाउ नॉर्मल गुड्स और लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स में हम एसी काउंट कर सकते हैं, मर्सिडीज काउंट कर सकते हैं, जो बहुत महंगे महंगे कॉस्टली आइटम्स है। अब जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड भी बढ़ेगी, हमारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो अब हम सोचेंगे यार पैसे आ रहे हैं तो एसी खरीद लेते हैं, कार खरीद लेते हैं। तो इनकम हमारी बढ़ रही है तो डिमांड भी हमारी क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। और इनकम कम होगी तो डिमांड भी हम कम कर देंगे। अब पैसे नहीं है तो एसी क्यों खरीदेंगे हम, है ना। तो पैसे कम होने से, इनकम कम होने से हमारी डिमांड भी कम हो रही है, किसके लिए, नॉर्मल या लग्जरी गुड्स के लिए। लग्जरी में क्या आ जाएगा, कार, एसी, कुछ भी, है ना। और नॉर्मल में क्या आ जाएगा, कपड़े। अगर हमारे पास पैसे कम है तो हम थोड़े कम कपड़े खरीदेंगे, है ना। नाउ इंफीरियर गुड्स, सेकेंड हैंड क्लॉथ्स, बाजरा। इंफीरियर गुड्स मतलब क्या होता है बेटा, इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बहुत कम खरीदते हैं हम। लो क्वालिटी की राइस है तो हम वो लो क्वालिटी की राइस क्यों खरीदेंगे, अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो ही खरीदेंगे, कम पैसे हैं, है ना। तो सेकेंड हैंड क्लॉथ्स तो कोई भी प्रिफर नहीं करता है, बट जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी इनकम कम है, तो वो सेकेंड हैंड क्लॉथ्स खरीदते हैं। क्लियर है, तो अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हमारी डिमांड यहाँ पे कम हो रही है, डिमांड कम हो रही है, हमारे पास ज्यादा पैसे आएंगे तो हम सेकेंड हैंड क्लॉथ्स क्यों खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम कर देंगे। क्लियर है, वाइस वर्सा। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड इट। Necessary goods, when the income of consumer decreases, then the demand for the necessary goods do not change. चाहे कितना भी ब्रश महंगा हो जाए, कोलगेट कितना भी महंगा हो जाए, we will buy it, we will buy salt. क्लियर है, like medicine, textbooks, matchbox, salt, etc. Now normal goods क्या होते हैं बेटा, when the income of consumer increases, the demand for the normal goods also increases, and if the income of consumer decreases, अगर हमारी इनकम कम हो रही है, then the demand of the normal goods also decreases. ठीक है, अगेन वही, मेरे पास पैसे आए तो मैं भाई अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े खरीदूंगी, है ना। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी इनकम कम है, तो मैं ब्रांड के कपड़े क्यों खरीदूंगी, मैं लोकल शॉप से जाके कपड़े खरीदूंगी। क्लियर है, तो दैट्स कॉल्ड आर नॉर्मल गुड्स। नाउ व्हाट आर बेटा इंफीरियर गुड्स, क्या होते हैं इंफीरियर गुड्स, जो मैंने अभी बताया। व्हेन द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस, जब हमारी इनकम इंक्रीज होती है, देन द डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स डिक्रीजेस। मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं खराब क्वालिटी का सामान, खराब क्वालिटी की चीजें क्यों खरीदूंगी, मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगी। क्लियर है। नाउ thus a consumer's demand for a normal good moves in the same direction, है ना, as the income of the consumer. However, there are some goods the demands for which moves in the opposite direction of the income of the consumer, such as goods are called inferior goods. मेरे पास मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं इनकी डिमांड कम कर रही हूँ, बट नॉर्मल गुड्स में मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं डिमांड भी ज्यादा कर रही हूँ, है ना। ओके, नाउ टी क्या डिनोट करता है बेटा, यहाँ पे टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, अब मैं सागर गैरे की बिरयानी खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। अब 2 महीने बाद मैं वापस वहाँ खाने जाती हूँ और मुझे पता चलता है उसका टेस्ट अच्छा नहीं है, तो मैं वो क्या अभी भी कंज्यूम करूँगी, मैं उसकी डिमांड कम कर दूंगी, है ना। ओके, सो इट मीन्स लाइकिंग और डिसलाइकिंग ऑफ कंज्यूमर, मेरी इच्छा है कि मुझे पसंद है, मेरी इच्छा है कि मुझे पसंद नहीं है। इट इज द सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ कंज्यूमर। If taste of consumer is favorable for any commodity, then demand for that commodity increases. मैं सागरगेर में गई, मुझे बिरयानी बहुत अच्छी लगी, मैं 3-4 महीने बाद भी गई तो भी मुझे अच्छी लगी, वही टेस्ट है, तो मैं आई विल कीप ऑन बाइंग। ठीक है, तो अगर उनकी प्राइस भी बढ़ जाती है तो भी मैं बाय करूंगी क्योंकि मुझे उसका टेस्ट पसंद है। क्लियर है। इट कॉजेज राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व, हमारी डिमांड बढ़ रही है। क्लियर है, इसलिए इफ टेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज अनफेवरेबल, अनफेवरेबल मतलब क्या होता है, अच्छी नहीं लग रहा, अच्छा टेस्ट नहीं है अब उनका, है ना, फॉर एनी कमोडिटी, देन द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी डिक्रीजेस। ठीक है, अब मुझे नहीं आ रहा है उनकी बिरयानी पसंद तो मैं कम कर दूंगी कंजप्शन, मैं नहीं खरीदूंगी, है ना। इट कॉजेज लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन,
अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या बोलेंगे, अगर मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं उस 100 रुपए को 10-10 इक्वली बच्चों को दे रही हूँ, 10-10 हर एक बच्चे को दे रही हूँ, और कैंटीन में समोसा 10 रुपए का है, तो हर बच्चे क्या करेंगे, इक्वली डिमांड करेंगे, है ना। 10 रुपए हर एक बच्चे के पास है तो वो इक्वली डिमांड करेंगे, है ना। बट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिमांड को कम करता है। अब एक बच्चे को मैंने 1 रुपए दिया, दूसरे बच्चे को मैंने 20 रुपए दे दिए, तो अब जिसको 20 रुपए दिए वो तो भाई ज्यादा डिमांड करेगा, वहीं पे जहां मैंने 1 रुपए दिया वो बच्चा कम डिमांड करेगा, तो वहां पे क्या हो रही है बेटा, समोसे की कैंटीन में डिमांड कम हो जाएगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, आपको क्लियर है, ओके। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड कर्व, क्या कैसे शिफ्ट होता है डिमांड कर्व में, अगर हमारी डिमांड जो एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए बढ़ रही है तो डिमांड कर्व हमारा कैसे शिफ्ट होगा, किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है, बार बार बोल रही हूँ बिकॉज ये क्वेश्चन आए हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्या नहीं है, ठीक है। तो यस इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बट शिफ्ट राइट या लेफ्ट होता है, कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। पहले मुझे इतने प्राइस में इतनी कमोडिटी में ले रही थी, पहले प्राइस 10 था तो कमोडिटी में 20 ले रही थी, ठीक है। अब प्राइस क्या हो गया, ओके, अब प्राइस क्या हो गया बेटा, कम हो गया, सॉरी प्राइस बढ़ गया, है ना। प्राइस अब क्या कर दिया, 20 रुपए कर दिया, तो मैं क्या करूंगी अब बेटा, उसकी क्वांटिटी कम लूंगी, 10 लूंगी। 20 प्राइस कर दिया तो मैं क्वांटिटी 20 पहले ले रही थी, अब मैं क्या लूंगी बेटा, 10 लूंगी, तो ये क्या है आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्लियर हुआ है ना, ये आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है। पहले यहां पे डिमांड कर्व था, अब आपका और नीचे आ गया है, मतलब कहां शिफ्ट हो रहा है, राइट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, मतलब आपकी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है। सिमिलरली यहां पे अगर हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये वाला हमने समझा कि राइटवर्ड शिफ्ट कैसे हो रहा है, अब लेफ्ट कैसे शिफ्ट होता है, उसमें क्या होता है, लेफ्ट में यहां हमारी डिमांड बढ़ती है। जैसे पहले प्राइस 10 थी, कितनी थी, प्राइस 10 थी तो मैं 20 खरीद रही थी, पहले प्राइस 10 थी तो मैं 20 खरीद रही थी, ठीक है। पहले प्राइस 10 थी तो मैं 20 खरीद रही थी, अब प्राइस और कम हो गई, अब प्राइस क्या हो गई बेटा, 5 हो गई, तो मैं क्वांटिटी क्या करूंगी, बढ़ा दूंगी, मुझे कम पैसों में मिल रहा है तो मैं ज्यादा खरीदूंगी, है ना। अब प्राइस 5 हो गई तो मैं क्या करूंगी, 30, पहले मैं 20 खरीद रही थी 10 रुपए में, अब मैं 5 रुपए में 30 खरीदूंगी क्योंकि पैसे कम हो गए हैं। तो अब मेरा ग्राफ क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। ये यहां से मेरी डिमांड यहाँ बढ़ेगी तो ये क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब डिमांड बढ़ रही है, और जब डिमांड कम हो रही है तो राइट साइड। क्लियर है, ओके। रीजंस फॉर लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड के क्या क्या रीजंस होते हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, ये लॉ ऑफ डिमांड कहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब मैं एक ही प्रोडक्ट की डिमांड कर रही थी, मैं बार बार मोमोज खा रही थी, मोमोज की डिमांड कर रही थी, बट बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मेरा उससे मजा यूटिल्स आना कम हो गया, तो अब मैं क्या करूंगी बेटा, उसकी डिमांड भी कम करूंगी, क्लियर है, इससे डिमांड कम होती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट अगेन, कि भाई मैं मोमोज खा रही थी, मोमोज मुझे कम पैसों में मिल रहे थे, ठीक है, उसके बाद जब मैंने नूडल्स खाई तो नूडल्स उससे भी कम पैसों में मिल रहे हैं, तो अब मैं क्या करूंगी, नूडल्स की तरफ शिफ्ट हो जाऊंगी, विच इज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सो बिकॉज ऑफ बोथ हमारा लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। क्लियर है सबको। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, गिवन गुड्स, ठीक है। गिवन गुड्स पे भी क्वेश्चंस आए हैं, क्या होते हैं गिवन गुड्स, वी विल अंडरस्टैंड दिस। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड है वो कम हो जाएगी। क्लियर है, अगर कॉफी की प्राइस बढ़ी तो कॉफी की डिमांड हम क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो उसमें एक्सेप्शन है, क्या क्या एक्सेप्शन है कि ऐसा नहीं होगा लॉ ऑफ डिमांड में भी। क्या है वो, पहला है गिवन गुड्स। गिवन गुड्स क्या होते हैं, दीज आर स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स वो होते हैं जिनको हम बहुत कम यूज करते हैं, अच्छे क्वालिटी के नहीं होते, ऑन विच द कंज्यूमर स्पेंड अ लार्ज
part of his income and their demand rises with an increase in price and demand falls with okay cereals like jawari इसके एग्जाम्पल है बाजरा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गिफिन पैराडॉक्स. क्या बोलते हैं इसको हम? गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं. गिफिन गुड्स को गिफिन पैराडॉक्स भी बोलते हैं. अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि इनकम बढ़ने पे इनकी डिमांड क्या होती है बेटा? बढ़ जाती है. एंड एन इंक्रीज इन प्राइस. ठीक है, पार्ट ऑफ हिज इनकम एंड देयर डिमांड राइजेस विथ एन इंक्रीज इन प्राइस. गिफिन गुड्स में क्या होता है? मान लीजिए मेरी इनकम बढ़ेगी तो क्या मैं अभी भी उस इंफीरियर गुड्स को लूंगी? गिफिन गुड्स वो होते हैं जो इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं, जिनको हम ज्यादा नहीं खरीदते. ठीक है, अगर बाकी कमोडिटी की मैं आपको ब्रेड और बटर का बताती हूँ. ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर. बटर ब्रेड से महंगा आता है, सबको पता है. ठीक है, तो अभी मैं ब्रेड कंज्यूम कर रही हूँ, मैं अभी ब्रेड खा रही हूँ और बटर बहुत महंगा है इसलिए मैं ब्रेड खा रही हूँ. अब अगर ब्रेड की प्राइस तो ऑलरेडी हाई है, क्लियर है, अब सॉरी बटर की प्राइस तो ऑलरेडी हाई है, अब ब्रेड की प्राइस भी अगर बढ़ जाएगी, है ना, ब्रेड की प्राइस भी अगर बढ़ जाएगी तो भी मैं ब्रेड ही खाऊंगी. रीजन इसका क्या है कि बटर तो तब भी महंगा है ना, बटर तो ऑलरेडी महंगा है, तो ये कितना भी अगर ये इसकी प्राइस भी बढ़ रही है तो इससे तो कमी है ना, तो मुझे एनी हाउ ब्रेड को कंज्यूम करना ही पड़ेगा. इसी को बोलते हैं हम गिफिन गुड्स की प्राइस बढ़ने पे भी, ब्रेड की प्राइस बढ़ने पे भी इसकी डिमांड क्या रहती है बेटा? बढ़ती ही है, उतनी ही रहती है, कम नहीं होती. क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? अच्छा, और क्या है इसका मतलब? If consumer is not aware about the prevailing prices, then he may buy more of a commodity at a higher price. इसका मतलब क्या होता है? मैं एक शॉप पे गई, ठीक है, अब मैं अवेयर नहीं हूँ कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, ठीक है, तो मैं एक प्रोडक्ट बहुत महंगा खरीद के ले आई, बाद में मुझे पता चलता है कि पीछे जो मेरे घर की दुकान है वहां पे वही प्रोडक्ट तो कम का मिल रहा है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? अवेयरनेस, इग्नोरेंस, की हमें पता नहीं था, है ना, हमको जानकारी नहीं थी, हम अवेयर नहीं थे, क्लियर, इसलिए हमने उसी कमोडिटी के लिए ज्यादा प्राइस पे करके आ गए. राइट नाउ स्टेटस सिंबल. Prestigious goods. For status symbol, goods consumer can ready to pay more. ठीक है, demand for prestigious goods rises even its prices rises. For example, आप देखते होंगे if you are rich, ठीक है, तो मर्सिडी महंगी भी हो जाए तो भी आप मर्सिडी खरीदें. क्यों खरीदेंगे? तो आपको अपना स्टेटस बनाना है कि आई एम रिच, आपको स्टेटस शो करना है. क्लियर है? अच्छा, फैशन रिलेटेड गुड्स. Goods related to fashion do not follow the law of demand and their demand prices, even price rises. Example, designer dresses. अब आप देखते हो, आप कोई शॉप पे गए और आपको कोई ड्रेस बहुत पसंद आ गई, भले ही वो कितनी महंगी हो, बट आप लोगे, आप खरीदोगे कि नहीं, पसंद है ना. तो लॉ ऑफ डिमांड फैशनेबल रिलेटेड गुड्स में भी काम नहीं करता है. नाउ नेसेसिटीज ऑफ लाइफ क्या होती है? गुड्स विच आर बिकेम नेसेसिटी ऑफ द लाइफ ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज. एग्जांपल, राइस, व्हीट, सॉल्ट, मेडिसिन. क्या आप कितनी भी प्राइस अगर सॉल्ट की बढ़ जाए, व्हीट की बढ़ जाए, मेडिसिन की बढ़ जाए, आप तब भी उनको कंज्यूम करेंगे. उसकी प्राइस कितनी भी हाई हो आप तब भी उनको लेंगे. क्यों? क्योंकि वो नेसेसिटी है ना. नाउ अर्जेंट डिमांड. In case of urgent demand, consumer can pay high price for the same quantity of goods. Example, demand of vegetables in a marriage function. Okay. Urgent demand क्या होती है बेटा? Urgent demand, अब टमाटर का भाव, प्याज का भाव कुछ भी चल रहा हो, कितना भी महंगा हो, शादी है तो आप खरीदोगे, है ना, irrespective of the price, you will buy it, है ना. शादी में तो इतना सारा क्वांटिटी लगती है, तो प्राइस कितनी भी इंक्रीज हो आप उसकी डिमांड तब भी करोगे. तो दैट्स कॉल्ड कि इन सब में लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता. लॉ ऑफ डिमांड क्या था? अगेन, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम होती है, इनकी प्राइस बढ़ रही है तो भी इनकी डिमांड कम नहीं हो रही है. गिफिन गुड्स में इग्नोरेंस, अगर आप अवेयर नहीं हो. प्रेस्टिजियस गुड्स में, राइट, फैशनेबल गुड्स में, नेसेसिटीज में और अर्जेंट डिमांड में. ये आप याद कर लीजिए. क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है और ये चैप्टर आप अच्छे से ध्यान से प्लीज पढ़िएगा, है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है CUT के एग्जाम के लिए. एंड कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.